हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आप लोग को नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग का 100+ का, ठीक है, वो आप लोग का फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे पहले आप लोग को 4-5 100+ का मतलब कि वीडियो डाला जा चुका है, जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, आइए आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग को सीटेट और KVS और भी सुपर टेट वगैरह एग्जामों में ये काम आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? तो परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण और पास पड़ोस का वातावरण, ये उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, किसी भी बालक का मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है? परिवार में कलह चल रही हो, परिवार का वातावरण भी हो, कक्षा में हो सकता है कि कुछ ऐसा मतलब कि स्टूडेंट वगैरह से झगड़े कर लिए या फिर टीचर वगैरह जो भी है, बच्चे को क्या कुछ भी हो गया। तो ये आप लोग का कक्षा का वातावरण से भी हो सकता है और आप लोग का पास पड़ोस के वातावरण से भी हो सकता है। तो उपरोक्त में से इसका क्या हो जाएगा? आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावनाओं में परिवर्तन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ये सब चीज़ें तो है A और B, लेकिन ये जो सबसे सटीक आंसर है उत्तेजना या भावनाओं में परिवर्तन जो होता है, इसी के कारण प्यार, स्नेह, क्रोध, भय ये सब जो आता है, ठीक है, इनमें से देना चाहिए तो उपरोक्त सही, लेकिन यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा उत्तेजना या भावनाओं में परिवर्तन। नेक्स्ट है ये, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? तो जब तक बच्चा जिज्ञासु नहीं रहेगा तब तक क्या हो जाएगा? वो सीख ही नहीं पाएगा। तो सीखने की प्रक्रिया का प्रथम जो सिद्धांत सोपान होना चाहिए वो जिज्ञासा होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? परिवार, विद्यालय, पड़ोस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सामाजिक संस्था मतलब कि संस्था जो है सामाजिक परंपराओं में हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। सबसे अधिक योगदान कौन करता है? तो जाहिर सी बात है परिवार करेगा। नेक्स्ट है ये, पियाजे के अनुसार मूर्त की संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से 11 वर्ष तक का होता है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या फिर 16 वर्ष तक का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, चार अवस्था जिन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आइए, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? आपराधिक प्रवृत्ति के मुख्य कारण क्या हो सकता है? परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक अभाव, या फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का कारण परिवार का वातावरण हो सकता है कि परिवार में अगर झगड़े कलह चलते रहे तो क्या होगा? बच्चे के मन में मतलब कि बच्चे का जो मन होगा वो विचलित होगा, और वो हो सकता है कि अपराधी प्रवृत्ति का मतलब कि बात वो अपना अति कर ले, प्रवृत्ति अपना अपराधी प्रवृत्ति कर ले। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए कि अपने पहनावे पर नहीं, अपने पहनावे पर ध्यान देकर क्या करेगा? अनुशासन पे, व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पे, या पाठ्यक्रम पे? तो देखिए, ये सब चीज़ें तो है पाठ्यक्रम, अनुशासन, लेकिन जो विशिष्ट व्यक्ति यहाँ पे विशिष्ट बालक बोल दिया है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं पर। कहने का मतलब ये है कि विशिष्ट बालकों की जो समस्या हो रही है उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए। ठीक है, इस पर शिक्षक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विशिष्ट बालक कौन होते हैं? मान के चलिए कोई विकलांग है या फिर कोई बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली बालक है, तो ये सब चीज़ें जो आ जाता है, ये सब बालक जो आ जाते हैं वो विशिष्ट बालक के रूप में आ जाते हैं। और अच्छे से जानना है तो मेरे वीडियो में ये इसका मतलब कि वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, थ्योरी वाला। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय न आने वाले बच्चों के विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, या फिर विशेष व समान बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना, या उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, समायोजन का मतलब यही हो गया कि विद्यालय में जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उसको लाना, ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मुख्य धारा में लाना, और विशेष और समान दोनों मतलब कि बच्चे को क्या करना है? एक साथ जोड़कर पढ़ाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? क्या होता है? कौन सा गुण नहीं पाया जाता है, ये आप दे दिया है। ठीक है, तो नहीं पे ध्यान रखिएगा। खोजपूर्ण प्रवृत्ति, ये तो होगा। अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, या फिर समिति रुचियाँ। कहने का मतलब खोजपूर्ण प्रवृत्ति का मतलब क्या हो गया कि मतलब कि हमेशा सर्च करते रहता कुछ न कुछ चीज़ें। अच्छी अंतर्दृष्टि कहने का मतलब कि जब कोई सॉल्यूशन कर रहा है इसको अचानक से सूझ आ जाता है। अंतर्दृष्टि के सूझ का सिद्धांत जो कोहलर महोदय का दिया गया था, तो ये आप लोग का सृजनात्मक बालक का गुण है। क्रियाशीलता, ये सक्रिय है बच्चा,
लेकिन समिति रुचियाँ जो है ये आप लोग का नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समिति रुचियाँ। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए। अगर असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो छात्र को दंड तो नहीं देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानिए और उसको पता कीजिए। उसे उपदेश देकर ही सिर्फ मत छोड़िए, उसे कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये तो और अनुचित बात है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा उसे व्यवहार का कारण जानिए कि उस तरह से वो व्यवहार क्यों कर रहा है, और उसको कारण जानने के बाद क्या करिए, फिर समाधान करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट है ये, किसी मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किससे नहीं बोल दिया है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या फिर संचार माध्यमों का अध्ययन। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है मानव व्यवहार का अध्ययन तो है ही, व्यवहार का ही अध्ययन तो अभी चल रहा है, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी चल रहा है, और सीखने के तरीका जो अधिगम थ्योरी जो चल रहा होता है, तो वो सब चीज़ें है, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? विकास क्रमबद्ध सिद्धांत, निरंतर होता है, विकास निरंतर होता है, विकास मशीनिक प्रक्रिया है, या फिर विकास जो है लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब कि सीधा ना होकर ये विकास जो है इस तरह से चलते रहता है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जाहिर सी बात है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन विकास जो है मशीनी प्रक्रिया नहीं है, विकास मशीनी प्रक्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको में विकास में क्या होता है कि सारी तरह से, मतलब कि मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल भी होता है, और सांवेगिक भी होता है। तो इस तरह से सारा चीज़ें मशीन नहीं कर सकता है। ठीक है, मशीन में बोलिएगा कि मोशन है तो नहीं है, तो इसीलिए विकास क्या है, मशीनी प्रक्रिया नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? कौन सी अवस्था जो है सबसे जटिल है और कठिन है? तो ये किशोरावस्था है, और किशोरावस्था को ही बोला गया है आंधी तूफान की अवस्था, और ये बोला है किसने? तो स्टैनली हॉल के द्वारा बोला गया है, ये याद रखिएगा कथन उसका। मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे, व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, या प्रभुत्तापूर्ण व अधीनस्थ पूर्ण के आधार पर, या फिर स्वतंत्रता और निर्भरता के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे वो व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा था। ठीक है, अब थॉर्नडाइक का थ्योरी का नाम क्या था? थॉर्नडाइक का थ्योरी का नाम था आप लोग का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रायल एवं एरर थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो बिल्ली पे किया गया था प्रयोग इनके द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन हो सकते हैं? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वातावरण, बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य, आहार। तो ये सब जो चीज़ें हैं वृद्धि पे, मतलब कि फिजिकल ग्रोथ पे बोल सकते हैं, कि फिजिकल डेवलपमेंट पे सिर्फ ये सब प्रभावित हो सकते हैं। वातावरण कैसा है वहाँ, उसका स्वास्थ्य कैसा है, आहार उसको कैसा मिल रहा है, पौष्टिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर पौष्टिक आहार मिल रहा है तो बच्चा क्या होगा, स्वस्थ होगा, नहीं मिल पाएगा तो बच्चा हमेशा बीमार पड़ते रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। नेक्स्ट है ये, आंशिक दृष्टि दोष युक्त बालक का कक्षा व्यवहार कैसा होता है? मतलब कि आंशिक दृष्टि दोष युक्त कहने का मतलब कि थोड़ी सी दृष्टि दोष है उसको में, तो वह पुस्तक को आंखों के निकट लाकर पढ़ता है, वह शिक्षक से अक्षर स्पष्ट न दिखने की शिकायत करता है, श्यामपट्ट पर लिखे हुए को नोटबुक में नहीं उतार पाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए अब बच्चा मतलब कि यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको आंशिक रूप से मतलब कि दृष्टि दोष है, नहीं देख पा रहा है, ये बच्चा जो है नहीं देख पा रहा है, तो क्या करेगा कि वह पुस्तक को आंखों के निकट सटा कर ला कर देखेगा। अगर क्या है, बच्चा यहाँ पे है तो देख नहीं पाएगा, बुक को रखा हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे सटा के ला कर देखेगा कि अब दिखता है। ठीक है, अब शिक्षक को अक्षर स्पष्ट ना दिखने की शिकायत भी कर सकता है कि सर नहीं दिख रहा है। श्यामपट्ट पर लिखे हुए नोटबुक, अब श्यामपट्ट पर लिखा हुआ जो भी चीज़ें हैं वो ढंग से नहीं दिखाई पड़ेगा उसको, तो इसको में से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, भाषण शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषण शिक्षण, स्पीच लर्निंग, पूर्व प्राथमिक कक्षा को, प्ले वे, विद्यालय को, या फिर घर को, या फिर सभी को?
तो देखिए भाषण शिक्षण के लिए क्या हो सकता है, बोल सकते हैं आप लोग भाषण शिक्षण को प्लेवे स्कूल, घर को, ऐसे भाषण शिक्षण तो प्रथम कक्षा जो माना जाता है वो घर को ही माना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या? अभ्यास, प्रेरणा, या फिर लक्ष्य, या फिर वाद विवाद। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत जो आप लोग को बताया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक जो प्रयोग किया था बिल्ली पे किया था। किस पे किया था? बिल्ली पे किया था। अब बिल्ली को क्या करता था? बिल्ली को मतलब कि प्रयास करते रहता था, और क्या होता था वो, मतलब कि एक बार को उसको खटके पे मतलब स्विच पे जाता था पैर, और वो दरवाज़ा खुल जाता था और वो जाकर मतलब कि खा लेता था, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पे? लक्ष्य होना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। कभी कभी, बिल्कुल नहीं, कभी कभी करके क्या करें? कभी नहीं, ये तो और गलत बात है। तो नियमित रूप से जब छात्र कहे तो छात्र के अनुसार नहीं चलना है, ठीक है। मतलब कि छात्र कहे तो गृह कार्य उसका चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं। नियमित रूप से मतलब कि चेक करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों में मतलब कि वो रेगुलरिटी जो होती है बनी रहे, ठीक है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? डांट डपट कर, दोषारोपण द्वारा, या फिर अनुबंधन द्वारा, या फिर ये सभी द्वारा। तो बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है किसके द्वारा? अनुबंधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है क्या? उनमें से किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। उनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। केवल वाले ऐसे ऑप्शन छाड़ दीजिए, उन उपरोक्त में से कोई नहीं। कम गति के सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता क्या होती है? कि उनमें किसी न किसी प्रकार की क्षमता होती है जो उनको ज्ञानार्जन और फिर ज्ञान प्राप्ति जैसे ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। तो इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। किस तरह का? मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामिक आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, या फिर क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिआयामी आकृतियों के द्वारा, ठीक है, जिसको 3 आयाम हो। नेक्स्ट आइए, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के द्वारा। स्पर्श करके पता करेगा, ठीक है। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? केवल जन्मजात की बात कर दिया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जन्मजात। दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर, या फिर मंद बुद्धिर। तो केवल जन्मजात जो होती है वो क्या होती है? हो सकता है मंद बुद्धि वाले बालक जो होते हैं, जन्मजात हो सकता है। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष आप लोग को हो सकता है कि जन्म लिया उसके बाद आंख में कुछ मतलब कि हो गया। श्रवण दोष, कान से सुनने की जो। मुख बधिर जो है, मुख से नहीं बोल पाने की, ये बाद में भी हो सकता है। मंद बुद्धि वाले बालक, अब इसका आप लोग बताइए कि क्या होगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कि केवल जन्मजात होती है कौन सी मतलब कि अक्षमता। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जा सकता है? तो सुनने के लिए आप लोग का डेसिबल का उपयोग होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सही आंसर डेसिबल। नेक्स्ट आइए, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है? सांकेतिक भाषा का आप लोग को मुख बधिर बालकों के लिए किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद द छूट गया है, संज्ञानवाद, रचनावाद, या फिर ज्ञानवाद। तो बच्चों को अपना ज्ञान स्वयं निर्माण करने के लिए ये आप लोगों को करता है, अवसर प्रदान करता है संज्ञानवाद, ठीक है। नेक्स्ट आइए, समाज नीति जो तकनीक का है प्रयोग किया जाता है आर्थिक जांच के लिए, या फिर आर्थिक स्तर की जांच के लिए, समाज के सर्वेक्षण में, या फिर सामाजिकरण की जांच में, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऐसे उपरोक्त में से सभी होना चाहिए। यहाँ पे आंसर दे दिया सी। नेक्स्ट आइए, नहीं, यहाँ पे आंसर इसका सही सी ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट आइए, निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव जो होगा निम्न में से किस प्रकार नहीं पड़ता है। तो आर्थिक स्तर का प्रभाव जो है निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है, तो सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है। ठीक है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता, आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, या फिर जीवन यापन पर। तो सीखने की क्षमता पे कैसे पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, नहीं। वह संप्रेषण में निपुण हो, बिल्कुल सही बात है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता का विशेषता नहीं है, मौलिकता, उत्पादकता, परिवर्तनशीलता या नवीन खोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है गर्भकाल में, जन्म से, मतलब गर्भकाल से, जन्म से जीवन पर्यंत, या फिर किशोरावस्था में। तो इसका जो विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का जो अध्ययन किया जाता है जन्म से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर क्रम किस क्रिया का अंग है, तो ये आप लोग का विकास का क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम क्या है, तो लड़का के पैदा होने के लिए क्रोमोसोम, उत्तरदायी क्रोमोसोम है XY। ठीक है, XX जो होता है ये गर्ल्स के लिए होता है क्रोमोसोम। ठीक है, और बॉयज़ के लिए XY होता है, वो आप लोग को बॉयज़ के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, याद रखिएगा, अब क्रोमोसोम की संख्या टोटल कितनी होती है, तो क्रोमोसोम जो होती है आप लोग के 46 होती है। अगर पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है क्या, वंशानुक्रम, जैव अजैव, पशु, परिवार या पशु। तो देखिए, प्राकृतिक वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से सीखने के नियम सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे बोल देगा कौन से सीखने का नियम सम्मिलित नहीं है। ये जो थॉर्नडाइक जो 3 नियम दिए थे, मुख्य नियम था, ठीक है, उन्हीं में से दिया गया है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या प्रभाव का नियम। ठीक है, तो आप लोग बताइए 3 नियम क्या क्या बताए थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, लेकिन खेल का नियम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है कैसा, तो प्रथम, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो व्यक्तित्व की नींव जो पड़ जाती है आप लोग को गर्भकालीन अवस्था में, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, शैशवावस्था में नहीं, बल्कि ये बचपना अवस्था में आप लोग का नींव पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जिन पियाजे के अनुसार विकास की आवश्यकताओं में बांटा जा सकता है, विकास की आवश्यकताओं में कितने आवश्यकताओं में, तो 4 आवश्यकताओं में बांटा जा सकता है। आप लोग को बताया जा चुका है 4 अवस्था कौन कौन था, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। पहला था संवेदी पेशीय अवस्था या गामक अवस्था बोल सकते हैं, दूसरा था जो आप लोग का आ जाएगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरा में बोल सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा में बोल सकते हैं फॉर्मल स्टेज, जिसको बोल सकते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर बोल सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है स्वर्ण वर्णों का या व्यंजन वर्णों का, या फिर स्वर वर्ण व्यंजनों का, या फिर शब्दों का। तो अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है, शिशु किसका अनुकरण करता है, तो आप लोग का ऐसे व्यंजन वर्णों का मतलब कि अनुकरण करने के लिए सीख जाता है। ठीक है, और फिर शब्दों का करता है। ठीक है, जैसे माँ, मामा, दादा, इस तरह से करता है। ठीक है, तो ये आप लोग का स्वर मतलब कि व्यंजन वर्ण आएगा। ठीक है, व्यंजन में फिर आप लोग का व्यंजन के साथ साथ इसको शब्दों में फिर प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से आप लोग जानते ही हैं कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट आइए, बालक की प्रथम पाठशाला है, बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है उसका। नेक्स्ट आइए, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे, तो सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार, इन सभी से। तो इस सही आंसर हो जाएगा इन सभी से। सृजनात्मकता की पहचान होती है कैसे, पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, या फिर नवीन परिणाम से। तो सृजन मतलब कि क्रिएटिव माइंड का जो इंसान होगा उसको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे पहचाना जा सकता है, नवीन परिणाम से। सृजनात्मकता की पहचान होती है नवीन परिणाम से। हम करके सीखते हैं, यह किसने कहा था, तो हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था, तो सिम्पसन महोदय का कहना था। नेक्स्ट है, ये समस्या बालक जो है
चोरी करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, या फिर बोल सकते हैं माता पिता का कहना न मानने वाला है, या इनमें से सभी। तो देखिए चोरी करने वाला बालक झूठ बोलता है, अगर माता पिता का कहना नहीं मानता है तो ये समस्यात्मक बालक में आ सकते हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पे? विद्यालय पे। ये तो अभी बताए थे, इनमें से सभी पे मतलब कि, ठीक है। नेक्स्ट आइए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, या फिर प्रखर बुद्धि बालकों को। तो इसका सही आंसर होना चाहिए हस्तशिल्प मतलब कि हाथ की जो कारीगरी होती है उसके लिए हस्तशिल्प जो होता है पिछड़े बालकों को मतलब कि शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपना रोजी रोजगार कर सके। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपने निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? अपना अध्ययन, या फिर अपने व्यवहार का अध्ययन, या फिर दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, या फिर व्यवहार विश्लेषण। तो निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो आप लोग को जब हम थ्योरी बता रहे थे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ा रहे थे, तो उसमें पूछे थे कि सतत व्यापक का मतलब क्या दे देगा, और फिर पूछ देगा सतत का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को यहाँ पे दे ही दिया क्वेश्चन कि व्यापक का मतलब क्या होता है, शब्द से अभिप्राय क्या है। तो संज्ञानात्मक और ससंज्ञानात्मक ये दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ठीक है। नहीं देखें थ्योरी जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। नेक्स्ट है ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है। तो ब्रेल लिपि आप लोग का दृष्टिबाधित जो बच्चे मतलब कि आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, अंधे बच्चे जिसको बोल सकते हैं, तो दृष्टिबाधित बच्चे के लिए आप लोग को ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि का खोज किसने किया था? तो ये आप लोग क्या लुइस ब्रेल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बुद्धि एवं वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा था? तो ये आप लोग का टर्मन महोदय कहते थे, ठीक है। टर्मन महोदय को क्या कहा जाता है? आईक्यू का जो संप्रत्यय दिया गया फॉर्मूला जो MA/CA × 100 ये उन्होंने ही दिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का व्यवहार जो होता है कौशल, अभिक्षमता, या फिर अभिवृत्ति, या फिर बुद्धि। तो मनुष्य का व्यवहार जो मुख्यतः होता है आप लोग का बुद्धि, इंटेलिजेंस से मतलब कि प्रेरित होता है। नेक्स्ट आइए, व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जाहिर सी बात है कम्युनिकेशन, संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापकों को इसलिए करना चाहिए क्योंकि क्या इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, या फिर इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका जो पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, इसकी सहायता से अपनी शिक्षण को क्या कर सकता है? अधिक प्रभावशाली बना सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा? अभी बताया आप लोग को फॉर्मूला IQ = होता है MA/CA × 100। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है, MA का मतलब कि मानसिक एज मतलब मेंटल एज बोल सकते हैं, और ये आप लोग को क्रोनोलॉजिकल जिसको वास्तविक आयु बोलते हैं, ठीक है, और × 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक आयु 12 दे दिया और मानसिक आयु कितना दे दिया है? 15। तो 15/12 और गुना में 100 कर दीजिए, जो आएगा आंसर काट के ले आइए, ठीक है। 4 से 4 × 12 और 25 × 4 = 100, 3 × 5 = 15, 25 25 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ए। IQ क्या निकल के आ गया? सही 125। किसी क्वेश्चन में आप लोग को दे देगा IQ दे देगा, मेंटल एज दे देगा, बोल देगा क्रोनोलॉजिकल एज क्या हो जाएगा, ठीक है, वो निकालने के लिए तो वो निकाल लीजिएगा। अगर किसी फार्मूला में दे देगा मतलब कि क्वेश्चन में दे देगा कि IQ दे दिया, CA दे दिया और MA पूछ लिया, तो ये भी हो जाएगा। इधर जाके 100 हो जाएगा डिवाइड में, और CA इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मानसिक आयु निकल जाएगा। नेक्स्ट आइए, पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? छात्र केंद्रित होना चाहिए, या फिर विद्यालय केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाठ्यक्रम जो होना चाहिए, करिकुलम जो होना चाहिए छात्र केंद्रित होना चाहिए, सेंटर्ड मतलब कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है क्या? बच्चे का समाजीकरण, बच्चे का लोकतांत्रिकरण, या फिर पाठ्यक्रम की समझ, या इनमें से सभी। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में बच्चे को क्या मदद कर सकता है? बच्चे को लोकतांत्रिकरण होना चाहिए, ठीक है, मतलब फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? प्रेरित करने की, जब तक उसको जैसे छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? प्रशंसा करना, ठीक है, उसको कुछ पुरस्कार ये सब देने की बात रही गई, और फिर अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई बच्चा जो है अच्छा काम किया तो उसको क्या करें? शाबाशी दिए, प्रशंसा की उसको कि बहुत अच्छा, ठीक है, इस तरह से। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? तो अनुराग की होती अनुराग की उपस्थिति मतलब की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आइए, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो सामान्य बुद्धि बालक जो है प्रायः किस अवस्था में बोलना सीखता है? तो लगभग 34 माह। ठीक है। नेक्स्ट आइए, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वितत्व से ये आप लोग को हर एक वीडियो में बता रहे हैं। द्वितत्व द्विकारक सिद्धांत जो होता है आप लोग का स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। स्पीयरमैन के द्वारा द्विकारक और त्रिकारक भी दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये स्पीयरमैन के द्वारा अगर बोल देगा कि समूह कारक सिद्धांत के कौन था, तो ये आप लोग का समूह कारक सिद्धांत के थर्स्टन थे। कौन थे? थर्स्टन थे। ठीक है। अगर बोल देगा ये बहुतत्व सिद्धांत किसका था, तो थॉर्नडाइक का था। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आइए, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किस मनोवैज्ञानिक ने स्थापित की थी? तो ये किया था विल्हम वुंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? तो ये अल्फ्रेड जो बिन्ने थे, जो कि एमए का संप्रत्यय दिए थे, मतलब कि मानसिक आयु का वो दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की कहाँ के थे? तो ये मनोवैज्ञानिक जो वाइगोत्स्की थे कहाँ के थे? ये रशियन वैज्ञानिक थे। ठीक है। नेक्स्ट आइए, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, या किसका कथन है? व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है स्टर्नबर्ग का। विभेद परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूलन के अनुसार विकसित किया है? तो यह किया है जे.एम. ओझा। ठीक। किस अभिक्षमता को एएसटी के नाम से जाना जाता है? एएसटी के नाम से जाना जाता है किस अभिक्षमता को? तो अभिक्षमता सर्वेक्षण परीक्षण का क्या? सर्वेक्षण परीक्षण। ठीक है। प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? तो ये किया जाता था आप लोगों का दर्शन शास्त्र में। नेक्स्ट है, ये किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण, आत्म अनुदेशन, या फिर आत्म प्रबलन, या फिर आत्म अभिव्यक्ति। तो किसका अभिप्राय जो है व्यवहार को नियंत्रित करने से? तो ये क्या होता है? आत्म नियंत्रण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, किसका तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करता है? तो अनुभूतियों को व्यक्त करता है उसके लिए आत्म प्रबलन चाहिए। किस परीक्षण में 10 मसीलक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं? तो ये क्या होते हैं? इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोडसा में होता है आप लोग का 10 मसलस या फिर स्याही धब्बे। इंक ब्लॉट IBT जो होता है इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, आप लोग को बताया जा चुका है इंक ब्लॉट टेस्ट क्या होता है। ठीक है। इसको में ही स्याही धब्बे होते हैं। ठीक है। इंक ब्लॉट का मतलब ये था, इंक का मतलब स्याही होता है ना, तो ये रोडसा महोदय का देन था। ठीक है, हरमन रोडसा। नेक्स्ट आइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 16 PF का मतलब क्या होता है, आप लोग का फुल फॉर्म कर बताइए। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया गया था 16 PF। नेक्स्ट आइए, व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 50 से 70% तक। नेक्स्ट आइए, पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो ये क्रेपलिन के द्वारा किया गया है। क्रेपलिन के द्वारा याद रखिएगा। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन थे? तो असामान्य मनोविज्ञान के, तो ये आप लोग का सिगमंड फ्रायड मानते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से किस मनोवैज्ञानिक को जाना जाता था? तो ये अरस्तु महोदय को जाना जाता था। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट आइए, अरस्तु के द्वारा एक और बोला गया था कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सामूहिक पागलपन के प्रमाण के किस शताब्दी से किस शताब्दी तक मिले थे? तो ये आप लोग को 10वीं से 16वीं तक। मन स्नायु विकृति के रोग लक्षण है क्या? आशंका। नेक्स्ट आइए, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को
पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, सजा देकर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसे आप लोग जो है बालकों को चोरी करने की आदत से दूर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, या फिर समायोजन में, या इनमें से सभी। तो अधिगम शिक्षा में योगदान है इन सभी का है। व्यवहार में भी परिवर्तन होना चाहिए, नवीन अनुभव में प्राप्त होने, समायोजन मतलब कि किसी भी चीज़ को जोड़कर उसके साथ में अलग चीज़ें मतलब कि करना। नेक्स्ट है, थकान का कारण नहीं है, फैटिग्यू। थकान का कारण क्या नहीं है? निरंतर कार्य करते रहना, शिक्षण विधियाँ, विश्राम, या फिर अपर्याप्त रोशनी। तो थकान का कारण क्या हो सकता है? सॉरी, इसमें दे दिया है कि थकान का कारण क्या नहीं है, तो निरंतर कार्य करेगा तो थकान होगा ना जी। ठीक है, शिक्षण विधियाँ करवाएगा तो ये भी होगा। विश्राम थकान का कारण है? थकान का कारण इसको में से बोल रहा है कि नहीं है, तो थकान का कारण क्या नहीं है? अपर्याप्त रोशनी। इसका क्या मतलब बनता है अपर्याप्त रोशनी का? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या सही होगा। आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? तो किसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है? शिक्षा का, या फिर जीवन की अस्थिरता का, या आराधना का, या फिर भौतिकता का? तो ये हो जाएगा जीवन की अस्थिरता का। नेक्स्ट है, ये लिंग का निर्धारण होता है किस पे? मतलब कि किसके लिंग का निर्धारण? माता द्वारा, पिता द्वारा, या फिर माता पिता दोनों द्वारा, या फिर ये बोल दिया। तो इसका लिंग का निर्धारण जो होता है पिता के क्रोमोसोम पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, ये होता है सिर से। नेक्स्ट आइए, जन्मोत्तर, जन्म के बाद विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था को क्या बोलते हैं? तो पहला अवस्था तो शैशवावस्था, तो दूसरा क्या हो जाएगा आप लोग का? जन्म के बाद बोल दिया है। ठीक है, जन्म के पहले आप लोग गर्भावस्था बोल सकते हैं, लेकिन जन्म के बाद शैशवावस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था होगा। तो दूसरी प्रमुख अवस्था क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है किसका? पीयूष ग्रंथि का, या फिर उपवृक्क ग्रंथि का, या फिर गल ग्रंथि का, या फिर उपगल ग्रंथि का। ठीक है, तो इसका जो यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण जो हाथ है ये आप लोग का पीयूष ग्रंथि का है। ठीक है, वीर पूजा की भावना जागृत होती है किसमें? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट आइए, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है क्या? सामाजिक, आदर्शवादी, धार्मिक, या फिर अव्यवहारिक। तो ये अति जो संरक्षणशील बालक को क्या बना देती है? आदर्शवादी बना देती है। दुबले पतले एवं क्षीण शरीर तथा कमजोर हृदय वाले बच्चों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो नाजुक बच्चे बोलते हैं, कि अपंग बच्चे, या पिछड़े समस्यात्मक बच्चे। तो इसको बोलते हैं दुबले पतले और कमजोर हृदय वाले बच्चों को क्या बोला जाता है? नाजुक बच्चे। नेक्स्ट आइए, चिन्ह भाषा एवं श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है? तो प्रतिभाशाली, मंदित श्रवण, या फिर पिछड़ा, या फिर समस्यात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदित श्रवण बालकों के लिए। नेक्स्ट आइए, शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शारीरिक और मानसिक रूप से जो परिपक्व हो जाता है उसको बोलते हैं किशोर। नेक्स्ट आइए, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है किससे, किसकी सहायता करता है? स्व अधिगम, या फिर विभेदित, या फिर इसका सही आंसर हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल से प्रभावित हो सकती है। स्व मॉडल और मॉडल सहायता करता है। कहने का मतलब कि जिन बच्चों का सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे, मतलब कि उनको जो जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। ठीक है, उससे बाहर निकलने के लिए। सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, क्या कहलाता है? बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, या फिर प्रोग्रामिंग मॉडल, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो रचनावादी मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट आइए, जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति किस क्या बोलते हैं? खिलौने की आयु कहा जाता है किसको? टॉय एज, जिसको बोल सकते हैं टॉय एज। टॉय एज किसको बोलते हैं? तो आप लोग को पूर्व बाल्यावस्था को बोला जाता है। नेक्स्ट ये निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता दल समूह में रहने की अवस्था, या फिर अनुकरण करने की, या प्रश्न करने की, या खेलने की। तो ये तीनों जो नीचे वाले हैं
ये आप लोग का सब है पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन दल या समूह बनाने की अवस्था ये नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की बात करता है तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की, मोटिवेशन के थ्रू जो होने वाली परिवर्तन होता है उसी को सिर्फ विकास बोलते नहीं, अभी प्रेरणा वाला नहीं होगा, दोनों में से कोई नहीं। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला, ये आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। सही बात है, विकास मतलब उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो ये तो सही बात है। इसको मैं बोलते हैं कौन सा सत्य नहीं है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, यह भी बात सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है, तो सही बात है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये खतरा कौन सा हो गया, खतरा नहीं होगा इसका। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। यहाँ पे बोल दिया उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त कौन सा नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र वाले बालकों के साथ में सीखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोचित और फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये आप लोग का इसमें नहीं आएगा, ये किशोरावस्था में आएगा। बाल्यावस्था के लिए ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसका आंसर गलत दे दिया था। नेक्स्ट आइए, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है। सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो आप लोग का क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसुप्त या फिर बोल सकते हैं प्रयत्न एवं भूल या फिर उसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो कि पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो कि घंटी के मतलब कि यहाँ पे घंटी रहता था, घंटी और खाना दोनों लाता था तो लाट टपकाता था। उसी तरह से यहाँ पे घंटी का काम कौन कर रहा है, या फिर बिजली कड़कने की बात जो होती है ये घंटी का काम कर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये आप लोग का स्किनर के द्वारा दिया गया है, जो कि चूहा पे स्किनर के द्वारा दिया गया है, चूहा पे किया गया था। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, ट्रायल एवं एरर थ्योरी। नेक्स्ट है ये सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का जो है निम्न में से कौन सा उदाहरण है, तो मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करने वाले कौन सा सकारात्मक दंड हो गया, मिनमेख निकालना बंद करना या फिर इनमें से सभी। तो देखिए सकारात्मक दंड जो है मित्रों के द्वारा उपहास किया जाना एक सकारात्मक दंड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही बात है, मतलब कि इसमें से कौन नहीं है पूछ रहा है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सही है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, या फिर यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर करता है। तो देखिए ये इसमें कह रहा है कि मोटिवेशन जो एक प्रक्रिया का संदर्भ में से युक्त नहीं है। मोटिवेशन किसमें उपयुक्त नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह तो प्राप्त कर सकता है, और ये भी कर सकता है यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं को की संतुष्टि करता है, या फिर यह व्यक्ति की अप्रिय अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। संतुष्ट कर सकता है, रखता है, ये हमेशा के लिए बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट आइए,
विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी नहीं करवाना चाहिए, ये सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक की विकास प्रेरक कहा जा सकता है, ठीक है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है किसमें? विद्यालय में। और क्या? कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन 3 स्तर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट आइए, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होती है? ये आप लोग का विस्थापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। इसका सही आंसर हो जाएगा नीड, आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, या फिर भगोड़ापन, या फिर स्वालीनता। तो देखिए, यह व्यवहार रूप से भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है आप लोग का स्वालीनता, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित द्वारा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता कौन सा नहीं है? बुद्धिलब्धि 25 से 70 के बीच में होना चाहिए, ये तो मानसिक मंदता है। धीमी गति से सीखने एवं दैनिक प्रक्रियाओं को न कर पाने की यह भी है। वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई, ये भी सही है। अंतः व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट ये, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सही है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान सिर्फ शैक्षिक से नहीं होगा, शैक्षिक भी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो विद्यार्थियों को अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए क्या होगा? अभिव्यक्तियों की तो स्वतंत्रता होता है, ठीक है, लेकिन अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण भी हो सकता है, ठीक है। तो अधिक महत्वपूर्ण ये होगा, महत्वपूर्ण तो ये भी है लेकिन ये अधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं, ये कमजोर वर्ग के बालक कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक का अनुपात कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे कक्षा कितना से 1 से 5 की बात करता है, तो 1 से 5 करेगा जैसा ही, तो क्या हो जाएगा इसको में तो इसका क्या होना चाहिए? छात्र किसी कहाँ गया, हाँ, जो 2009 की बात है, मतलब कि आरटी 2009 की बात करता है। क्या करता है 2009? यहाँ पे 30 मतलब कि 1 में होना चाहिए, क्या, छात्र और शिक्षक की, मतलब 30 छात्र पे एक आप लोग का क्या होना चाहिए? प्राथमिक मतलब कि 1 to 5 वाला की बात कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर यहाँ पे बात कर रहा है कक्षा 1 से 5 तक की प्रवेश में की संख्या 200 से अधिक होता है, तो 30 आप लोग का कितना होना चाहिए? 1 की बात करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था 30। तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। यहाँ पे अनुपात तो दिया ही नहीं कि कितना कितना होना चाहिए, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, कितना होता है? तो कक्षा 1 से 5 के लिए आरटी बोला गया है 2009 में कि 30:1 पे होना चाहिए, ठीक है। और उच्च प्राथमिक के लिए कितना होना चाहिए? 35:1 पे होना चाहिए, ठीक है। अगर 150 से ऊपर रहेगा उच्च प्राथमिक वाला में
तो एक शिक्षक, एक मतलब कि प्रधानाध्यापक होना चाहिए और एक आप लोग का होना, मतलब कि 5 शिक्षक होना चाहिए। ये आप लोग का 2009 बोलता है। नेक्स्ट आइए, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं बोल दिया है। तो व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें से किया जाता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन शिक्षण अनुवेशन है, ये नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। किस पर अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षक एवं शिक्षित एवं प्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, या फिर बालकों के लिए संरचित अनुभव पाठ्यक्रम के सुधार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005 में जो NCF 2005 जो इसको बोल सकते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको में क्या है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो किसमें कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, या फिर इनमें से सभी। तो NCF 2005 जो बोलता है, क्या बोलता है, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो या फिर और भी कुछ, विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा क्या होनी चाहिए, परीक्षा की संचालन होनी चाहिए, या बोल सकते हैं इनमें से सभी, या फिर प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, इसको में यहाँ पे कक्षा 10 तक की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या है, कम अवधि की परीक्षाओं के अंतरण। नेक्स्ट आइए, मूल्यांकन उद्देश्य है किसका, बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या जिन बालकों के उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उसकी पहचान करना, अधिगम कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पाद जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के लिए किसमें बेहतर मानते हैं। तो वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या फिर इनमें से सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों में आप लोग का क्या हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होगा। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो विकास जो है अंतः क्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, और विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि कौन सा गलत है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा अमूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है आप लोग का 7 से 12 वर्ष तक की। नेक्स्ट, मानव विकास के किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो ये आप लोग का हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। कौन सा निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिकरण, संरचन, अनुभव, संतुलीकरण, या फिर ये। तो सामाजिकरण संचरण जो है ये नहीं है। नेक्स्ट है, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक प्रयुक्त है। तो इसका सही सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, सहपाठियों का द्वारा अनुशिक्षण। नेक्स्ट है, ये समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, समस्या के अर्थ की जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों एवं कमियों की रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसका है। तो सृजनशील बालकों का है। नेक्स्ट है, ये एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांग दो।
लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट की खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का, या फिर उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम का, या फिर प्रत्यय अधिगम का, या इनमें से सभी? तो इसका जो हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का। नेक्स्ट आइए, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जा सकता है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, या फिर परिणाम का ज्ञान, या इनमें से परिणाम का ज्ञान। तो कौन हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख कर सीख सकता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सामाजिक अधिगम कहा जा सकता है। नेक्स्ट आइए, अधिगम निर्योग का लक्षण है। अधिगम निर्योग का लक्षण क्या है? अवधान संबंधी बाधा विकार होता है। नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक क्या है? तो परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। यह इसे कहते हैं क्या? शून्य प्रशिक्षण रूपांतरण। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो यह करता है इनमें से पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और समान लक्षण की और निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त। तो ये सभी हो जाएगा। फ्रायड, जीन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों व्यक्तित्व विकास की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावी होते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो ये संज्ञानात्मक थ्योरी दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं इसको, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल सकते हैं, पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो किया है सृजनात्मकता के। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या अपसारी चिंतन मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करने वाले इंसान क्रिएटिव होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब सृजनात्मक होते हैं या नहीं। अगर उल्टा पूछ लिया जाए कि क्रिएटिव बच्चे जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब होते हैं हमेशा या नहीं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है बच्चा वो हमेशा क्रिएटिव होगा। ठीक है, ये आप लोग का 100% सही नहीं है, लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा है ये बिल्कुल डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? यहाँ पे सत्य नहीं है। तो रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों बिल्कुल हो सकती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, बिल्कुल बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। रुचियाँ योग्यताओं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, यह भी बिल्कुल सही बात है। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ये प्रतिबिंब तो होता ही है। अब रुचि के अनुसार ही तो आप पढ़ाई करते हैं, किसी के प्रति आकर्षित होते हैं या फिर जो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सही होना चाहिए, मतलब प्रतिबिंब नहीं यहाँ पे बोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही होगा। नेक्स्ट है, अभिवृत्ति क्या है? एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है। यही आप लोग का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि एवं वंशानुक्रम की क्या महत्वपूर्ण भूमिका? तो जरूर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो इसका होता है इदम। ईद, ईगो और सुपर ईगो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था, सुपर ईगो। ठीक है, ईद का मतलब होता है इदम, ईगो का मतलब अहम, और पराहम जो होता है आप लोग का सुपर ईगो होता है। तो इसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो उसका भंडार गृह क्या बोलते हैं? इदम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है क्या? दबाव से निपटने में। तो रक्षा तंत्र जो होता है दबाव से निपटने में बहुत ही सहायता करता है। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है? तो इसका सही है अति कल्पना। नेक्स्ट आइए,
बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्थापित क्या किए जाते हैं? तो लोगों के स्थान पर जानवरों को, ठीक है। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेनी चाहिए? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग या फिर विचाराभ्यास को। नेक्स्ट है ये सृजनशीलता के लिए आप लोग को ऐसे तो व्याख्यान विधि, दृश्य, श्रव्य सामग्री, इनमें से सभी। ब्रेन स्टॉर्मिंग पोषण के लिए एक अध्यापक निम्न में से किसकी सहायता लेनी चाहिए? तो इसका सही आंसर ब्रेन स्टॉर्मिंग को विचाराभ्यास होना चाहिए, ठीक है। निम्न में से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, या फिर आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो इसको में से बोल दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, तो आवश्यकता जो वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। नेक्स्ट है ये शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित कितने होते हैं? तो ये आप लोग को 45 घंटे होते हैं। ये कितना होते हैं? 45 आवर होते हैं, प्रति सप्ताह पढ़ाना चाहिए, ठीक है। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बिल्कुल सही बात है। पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, तभी तो बच्चे मतलब कि सही से सीख पाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई। पाठ्यक्रम रूपरेखा निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया? तो किसे किया गया? महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजित किया गया। तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है कि ज्ञान का विकास किया जाए और शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ये क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज या शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणालियों में सुधार लाना। तो क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य यही था कि विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणालियों में सुधार लाना है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा पर सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, या फिर सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसको में जो किया गया है सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन इसका होना चाहिए। अगर वीडियो नहीं देखें 2005 NCF 2005 वाली, तो आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हैं, मेरे सारा चीज़ें डाला जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।